आज का हमारा टॉपिक ग्लोबलाइजेशन है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसमें जो ये थर्ड पॉइंट है वो हम लोग देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि सिंपली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द होल वर्ल्ड। यानी अब आप पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। सिंपलेस्ट उसमें हम बोलें या फिर कि हमारी देश की इकोनॉमी यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी का इंट्रैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल मैटर्स। इन सबको हम जो अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, अब ग्लोबल इकोनॉमी को भी ध्यान में रखते हुए हम इसको देख रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आओ तो इसको यहां पे लिखते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स the interaction of the domestic economy with rest of the वर्ल्ड। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वर्ल्ड्स इकोनॉमी विद रिगार्ड टू। मींस हमारा पर्पस क्या है, हमारा मोटिव क्या है विद रिगार्ड टू, कि भैया हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें अपने देश में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें, फॉरेन ट्रेड बढ़ा सकें, विदेशों से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़े, प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल मैटर। तो अपने देश की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना वर्ल्ड इकोनॉमी से, मींस मार्केट जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट है वो अब ओपन हो गई है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, कि बाहर कंट्रीज की जो कंपनियां हैं या दूसरी जो कंट्रीज हैं वो आपके देश में आके बिजनेस कर सकती हैं। आपने देखा है कि आफ्टर पॉलिसीज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आई हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए हैं। सैमसंग का हो जाए या शाओमी का हो जाए या कोई भी कंपनी आप ले लो, यूजुअली हमारे देश में उनका प्रोडक्शन प्लांट है, प्रोडक्शन हो रहे हैं हमारे देश में। तो आप क्या से कह सकते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ हमारे देश में, जिससे हमारे देश की टोटल जीडीपी भी बढ़ी। ये सब बिफोर ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं था। गवर्नमेंट ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जांपल, टैरिफ बहुत हाई रेट पे था, जो इंपोर्टेड गुड्स थे उनके ऊपर टैरिफ काफी हाई था। एंड कोटा भी लगा रखा था कि आप बाहर से कुछ गुड्स, जो भी गुड्स वगैरह मंगाते हैं, आप इंपोर्ट करते हैं, उन पे गवर्नमेंट ने कोटा लगा दिया कि एक लिमिट से ज्यादा आप मंगा ही नहीं सकते। इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये था हमारे देश में, ध्यान से समझना, कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी थी नहीं। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, हम वो कहां से ले सकते थे, कहां से परचेस कर सकते थे? हम वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या वर्ल्ड इकोनॉमी या बाहर से हम परचेस कर सकते थे। अब लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने तो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा रखे हैं, कोटा लगा रखे हैं। तो आप बाहर से इस तरीके के कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया, जो
रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ जो मेजर कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या हो गए? कैपिटल गुड्स आपके जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स, प्लांट्स, जिनसे आप प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा सकते थे, वो नहीं मंगा पाए। तो हमारा जो प्रोडक्शन था या हमारा प्रोडक्शन था वो काफी लो रह गया और इसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं कर पाई। तो 1991 के रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने यही सारी चीजें ठीक करी, सुधार किए, और उन्होंने ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट के ऊपर, जो टैरिफ्स थे, इसको गवर्नमेंट ने हटाए और अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को, अपने देश की इकोनॉमी को, डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ओपन किया। अब वो सारी की सारी कंट्री हमारे देश में आके बिजनेस कर पाई। इसका सीधा इंपैक्ट ये पड़ा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, हमारे देश में डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ी, और इस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी को एक पेस मिली, स्पीड मिली, जिससे वो आगे बढ़ने लगी ना। तो हम देख सकते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या स्टेप उठाए गवर्नमेंट ने अंडर ग्लोबलाइजेशन। तो स्टेप्स कह लो या स्ट्रैटेजीज कह लो, सब एक बात है। तो स्टेप्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। पहला, रिडक्शन इन टैरिफ्स। एकदम अंडरस्टूड वाली बात है कि जो कस्टम ड्यूटी और इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर जो हाई टैरिफ्स लगा रखे थे, गवर्नमेंट ने उनको बहुत हद तक रिड्यूस किया। इवन कई सारे ऐसे गुड्स थे जो जिसके एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट ने हाई टैरिफ लगा रखा था, जिसको गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली धीरे धीरे कम किया टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स। कस्टम ड्यूटी एंड टैरिफ्स imposed on imports and exports are reduced gradually just to make India India या इंडियन इकोनॉमी अट्रैक्टिव टू द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस। देखो, ये हमने जो ऊपर अभी डिस्कस किया था कि कई सारे कैपिटल गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम हाई टेक्नोलॉजी और चीपर गुड्स। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इसमें गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी और इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? दिस रिजल्टेड
in import of technologically advanced capital गुड्स, है ना। गुड्स को हमने वहां से टेक्नोलॉजी एडवांस गुड्स को किया और इसका इंपैक्ट हमारे जीडीपी पड़ा एंड दस वी वर एबल टू, अभी वी यहां पे कौन है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, हम अपने आप को डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि दस वी वर एबल टू इंप्रूव या इंप्रूव या इंक्रीज कह लो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो ट्रेड पॉलिसी को था वो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इंफोर्स किया, तो हम लिख सकते हैं कि फोर्सिंग ट्रेड पॉलिसी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन से 5 years। आपने कर लिया। इसके जो मेन फीचर्स थे, मेन फीचर्स ऑफ द पॉलिसी आर, पहला कि भाई लिबरल पॉलिसी, यानी यहां पे हम कह रहे हैं जो चीजों को ऊपर जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो उनको कम किया जाए, लिबरल यानी उनको शैकल फ्री किया जाए, मुक्ति जिसे बोलते हैं, फ्रीडम दी जाए। सेकंड, और जो फॉरेन ट्रेड जो इन्वेस्टमेंट थी या जो फॉरेन ट्रेड था उसके ऊपर पूरा का पूरा जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का उसको हटा दिया जाए। मींस ऑल कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। थर्ड, इसका मेन पर्पस और था कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी को और अपने देश को, जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन में मीनिंग ही पढ़ी कि अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ओपन कर देना, सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाना, मींस ओपन कंपटीशन को इनकरेज करना, इस पॉलिसी का मेन मकसद था। ओपन कंपटीशन हैज बीन encouraged। सर इंडिया के बाहर से फॉरेन कंपटीटर्स हमारे देश में आएंगे तो इसमें हमारे देश का क्या फायदा। देखो ध्यान से समझो, जब भी कंपटीशन होता है और एक हेल्दी कंपटीशन होता है तो उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट कंज्यूमर का ही होता है। कंज्यूमर को चीप रेट पे एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। जैसे आज की डेट में आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप देख सकते हैं, चाहे आप फोन इंडस्ट्री में ले लें, क्लॉथिंग इंडस्ट्री में ले लें, शूज में ले लें, मल्टीपल प्लेयर्स जहां होते हैं वहां पे आपको अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, अच्छे गुड्स मिलते हैं। पर हेल्दी कंपटीशन ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट इन अ कंट्री। अब मल्टीपल प्लेयर्स हैं, हर कोई अच्छा करना चाहता है, कंपटीशन हेल्दी है तो सब हर कोई अच्छी अच्छी चीज प्रोवाइड करेंगे, तो ओवरऑल जो है हमारे देश का ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी देन इनकम रेज होगी एंड सो ऑन। तो हम इसीलिए कहते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन एक देश की जीडीपी को बढ़ाता है और ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, असिस्ट करता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ में। And that's why we always encourage open competition, healthy competition.
थर्ड पॉइंट है हमारा पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि बहुत सिंपल है कि अपने देश की करेंसी को हम डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जिसको आप एफडीआई भी बोलते हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन एफआईआई एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी का जो मेन पर्पज है इसको है कि टू इनकरेज दीज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो पार्शियल convertibility can be defined as to convert Indian currency, obviously to some extent, to some extent, to convert Indian currency in the currency of other countries, so that flow of foreign investment in terms of foreign institutional investment, FII, and foreign डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टमेंट, जिसको आप एफडीआई के नाम से भी जानते हो। और जो ये मेन जो ट्रांजेक्शन्स थी वो किसके लिए थी, ये जो मेन जो हमने कन्वर्टिबिलिटी करी ये मेन किसके लिए था? जो दिस कन्वर्टिबिलिटी स्टूड वैलिड फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस थी? पहली, रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, जो देश विदेश में जो हमारे रिलेटिव रहते हैं वो वहां से पैसा भेजते हैं या हम यहां से उनके पास पैसा भेजें, एक्सपेंसेस। सेकंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट मींस कि जो विदेशों से पैसा हमारे देश की कंपनियों में जो हम इन्वेस्ट करवा सकते थे या करते थे विदेशी हमारी देश की कंपनियों में, उसको बढ़ा दिया गया। पहले ये लिमिट जो है
40% की तक थी सिर्फ, यानी विदेश से पैसा जो आप रेज कर सकते थे या विदेशी कंपनियां हमारे देश में पैसा जो लगा सकती थी कंपनियों में, वो सिर्फ 40% तक लगा सकती थी। लेकिन अब इसको बढ़ाकर 40 से 100% कर दिया गया। मींस इसका मतलब यह है कि अब वो हमारे देश में कंपनियों का मालिकाना हक भी कर सकती हैं। मींस कि नाउ इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट can range from 51 to 100%. There are so many companies and at least 47 industries where 100% इन्वेस्टमेंट इज अलाउड, एफडीआई इज अलाउड। यानी 47 इंडस्ट्रीज हैं जहां पे विदेशी कंपनियां ये हमारे देश में इंडस्ट्री को पूरा पूरा ओन कर सकती हैं और इन्वेस्ट कर सकती हैं। एटलीस्ट 47 इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे हमारे देश में। तो इन्हीं सब बातों को लिख लेते हैं जो हमने समझ लिया। तो बस इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में यह है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी, यानी बाहर से जो पैसा हमारे देश में लगाया जा सकता था कंपनी में, वो 40% तक की लिमिट थी, उसको हटा के अब 100% कर दिया गया। मींस अब चाहे तो वो 51% से 100% के बीच में कितना भी पैसा लगा सकते हैं, 100% पैसा भी लगा सकते हैं। 100% का मतलब ये हो गया कि जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो गई उन विदेशी कंपनियों के पास, क्योंकि 100% पैसा उनका लग गया ना पूरा। और एटलीस्ट 47 इंडस्ट्रीज हैं जिनमें 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है। चलो भाई लिख लेते हैं। इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट has been raised from 40% to 100%. Full stop. Now it can range between 51% to 100%। इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। In 47 high priority industries foreign direct investment to the extent of 100% will be allowed without any restriction। ठीक है। अब एफडीआई का तो पूरा का पूरा एक रूल है, पूरा लॉ है, आप जाके डिटेल में वहां पढ़ोगे। उसमें इतना हमें डिटेल में नहीं देखना, हमें तो बस छोटा सा एक्सट्रैक्ट हमने वहां से निकाल लिया, इसको समझ लिया। बाकी पूरी डिटेल तो आप आगे चल के जब ग्रेजुएशन या मास्टर्स वगैरह करोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे। तो एलपीजी पॉलिसीज, हमारी तीनों पॉलिसीज हमने कवर कर ली हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।